आज हम लोग व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द विहित के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्युत्पत्ति। देखिए, व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट। जैसे मैं कोई एक शब्द ले लिया जाए, जैसे में हमने एक शब्द ले लिया आलेख। आलेख शब्द है। अब इसमें हम जोड़ दे रहे हैं विद्या। तो यह आलेख शब्द है और विद्या भी एक शब्द है। जब ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है विद्यालय। तो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? बनावट। हमने एक शब्द और एक शब्द, दो शब्दों को जोड़ के एक तीसरे शब्द का निर्माण किया, यानी बना दिया। उसे हम व्युत्पत्ति यानी बनावट कहते हैं। अब इसके हम भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ होता है। यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम लोग रूढ़ शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ एक नंबर पर रूढ़, क्योंकि व्युत्पत्ति के दर तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहला रूढ़, देखिए वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। या ये दूसरी परिभाषा है यहाँ पे कि भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग कोई अर्थ नहीं होता। मतलब रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो इस शब्द का अगर खंड कर दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे में हमने एक शब्द लिख दिया कमल। तो कमल मतलब सभी लोग जानते हैं कि कमल फूल होता है जो पानी में खिलता है। लेकिन जब इसको हम खंडित करेंगे, जैसे मैं ले लीजिए क प्लस म प्लस ल, तो इसका कोई और इसका और इसका, इन तीनों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इन तीनों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, तो यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब खंडित करने पर जिसका कोई विशेष अर्थ न हो, कोई रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि और शब्द लें घर। तो घर सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे हम निवास करते हैं वो घर कहलाता है। लेकिन जब इसका हम खंडित कर दें कि घ प्लस र, तो क्या घ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। न र का अर्थ निकलना, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कि पहले हम लोग रूढ़ पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया। परिभाषा इसके हम लिखे हैं कि किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि यौगिक में उपसर्ग और प्रत्यय को जब हम जोड़ देंगे वो यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि ऐसे शब्द दो रूढ़ों के योग से बने होते हैं। इसमें एक रूढ़ नहीं होता है, दो रूढ़ के योग से ये बने होते हैं, इसलिए इनके खंड सार्थक हुआ करते हैं। रूढ़ में खंड करेंगे तो निरर्थक होता है और यौगिक में खंड करते हैं तो सार्थक होता है। जैसे दूसरी परिभाषा लिखे हैं कि जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द या शब्दांश एक नया शब्द बनाते हैं, तब यह नया शब्द यौगिक कहलाते हैं। रूढ़ होने के कारण इनका खंड सार्थक होता है। जैसे हम ले रहे हैं, इसे मान लीजिए कि रसोई घर। जैसे रसोई घर, अब इसका हम खंडन करें तो इसका क्या होगा? रसोई।
प्लस घर। ये रसोई जहाँ पे खाना बनता है और घर जिस घर में खाना बनता है, मतलब कि जहाँ पे हमारा खाना बनता है उसे हम रसोई घर कहते हैं। तो इसका खंडन जब हम किए रसोई घर का, तो इसका भी एक अर्थ निकला और इसका भी एक अर्थ निकला, तो यह सार्थक हो गया, जिससे यह यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए और शब्द में विद्यालय, जैसे लिखे हैं हम विद्यालय, एक नया शब्द, इसका अगर हम खंडन करें तो विद्या प्लस आलय। विद्यालय का खंड किए तो विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब विद्या होता है, आलय का मतलब घर, है विद्या का मंदिर या विद्या का घर। तो विद्या का भी एक शब्द का, विद्या जो शब्द है उसका भी अर्थ निकला और आलय भी एक शब्द है जिसका अर्थ निकला। तो मतलब कि ऐसे शब्द जिसका हम खंडन करते हैं और उसका अर्थ पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाए, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जो एक सार्थक होता है, मतलब यौगिक शब्द एक सार्थक होता है और रूढ़ शब्द एक निरर्थक होता है, जिसका एक अर्थ, जिसका मतलब खंडित करने पर हर एक शब्द का अर्थ निकलता है और रूढ़ में खंडित करने पर कोई एक शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। हम लोग रूढ़ और यौगिक पढ़ लिए हैं, अब हम लोग योग रूढ़ के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई कि वैसे शब्द जो यौगिक के समान बने हैं, जो यौगिक के समान बने हैं परंतु वे सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मतलब योग रूढ़ उन्हें कहते हैं जो यौगिक शब्द से बने होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़ के किसी दूसरी अर्थ की तरफ बदल जाते हैं, चले जाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा लिखे हुए हैं कि वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी परंपरा के कारण किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें भी यौगिक हैं लेकिन परंपरा के कारण किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अपने खंडों के अर्थों से भिन्न ही किसी अन्य विशेष अर्थ का विरोध बोध कराते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख दिया कि पंकज, पंकज भी पंक प्लस ज। देखिए पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब जन्म, जो कीचड़ में जन्म लेता है अर्थात कमल। तो पंकज शब्द यहाँ भी कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि कोई अन्य जीव जंतु। जैसे मान लीजिए कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, कि मछली भी, केकड़ा भी होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के जलीय जंतु भी कीचड़ में निकलते हैं। तो उन सब के लिए यह प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ पंकज शब्द कमल के लिए प्रयोग किया गया। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चारपाई, चार पैरों वाली। सभी लोग जानते हैं कि चारपाई में चार पैर होते हैं। तो हर वस्तु जिनके चार पैर होते हैं वो चारपाई नहीं होती है, कोई दूसरा होता है, कोई दूसरा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चारपाई खाट के लिए ही प्रयोग किया गया है। चारपाई किसके लिए प्रयोग किया गया है? खाट के लिए, जिसे हम लोग अपनी बोलचाल में खटिया बोल देते हैं, उसके लिए। तो हर चार पैरों वाली बस चारपाई नहीं होती है। उसी प्रकार पंकज, हर चीज जो कीचड़ में जन्म लेता है वो कमल नहीं होता है, सिर्फ पंकज कमल के लिए प्रयोग हुआ है और चारपाई सिर्फ खाट के लिए प्रयोग हुआ है। तो आज हमारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समाप्त हो गया। अर्थ की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा परिवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, परिवाची शब्द और विलोम शब्द। अब आइए एकार्थी शब्द के बाद एक मतलब कि इन चारों एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला एकार्थी शब्द के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अब हम लोग अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद पढ़े हैं, तो बताएं कि एकार्थी, अनेकार्थी, परिवाची और विलोम शब्द, चार चीज के बारे में अध्ययन करना है। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ही एकार्थी शब्द, इससे शब्द से
मालूम चल जाता है कि एक अर्थ, जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में जिन शब्दों का केवल एक ही मुख्य अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों का केवल एक ही मुख्य अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यह होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं इसी वर्ग में आती हैं। एकार्थी में ही व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे में मोहन एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। पुस्तक, घर, रोटी, लोहा, ये सारे शब्द हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है। अब आ रहे हैं अनेकार्थी शब्द। इस शब्द से मालूम चलता है कि जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में लिखे हुए अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, नभ भी होता है। पत्र, पत्र का मतलब यहाँ पे चिट्ठी से हो जाएगा, पत्र पत्ता से हो जाएगा और शंख से हो जाएगा। मतलब कि एक शब्द का अनेक अर्थ है, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। और एक शब्द का मुख्य एक ही अर्थ हो उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग एकार्थी और अनेकार्थी पढ़ लिए हैं। परिवाची शब्द के बारे में पहले जान लेते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें परिवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। परिवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होते हैं उन्हें परिवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देखिए यहाँ पे, अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ बताते हैं। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ बताते हैं पर परिवाची शब्द एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं। अनेकार्थी में एक से अधिक और परिवाची में एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिवाची शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हम यहाँ पे कि आकाश, आकाश का परिवाची गगन, नभ, व्योम, आसमान, अंबर, अर्श आदि शब्द होते हैं। तो यह आकाश शब्द के एक जैसे अर्थ का व्यक्त हो रहा है, उन्हें हम परिवाची शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। ठीक है, विलोम शब्द ऐसे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब कि ठीक उस शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है या कहते हैं। जैसे में लिखे हैं कि दिन, दिन का विलोम रात होता है, प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, पाप का विलोम पुण्य होता है और ऊपर का विलोम नीचे होता है। ठीक उस शब्द के विपरीत बताना ही विलोम शब्द कहलाता। देखिए, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द भेद या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्द भेद। देखिए, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें विकार होना यानी परिवर्तन हो जाना, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, पहले से लिखे हुए हैं कि विकारी शब्द जिन शब्दों में व्याकरणिक नियमों में ढलने पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द या उन्हें विकारी शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, नहीं बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए यह विकार लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। जैसे विकारी में चार चीज आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ एग्जाम्पल दें कि लड़का आम खा रहा है, लड़का आम खा रहा है, तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लड़की आम खा रही है। लड़के खेल रहे हैं, लड़कों को खेलने दो। ये सारा चीज मतलब कि जिसमें परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए, बदलाव हो जाए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं और इसमें लिंग, वचन या कारक के प्रभाव से जब इसमें परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं।
देखिए अभी हम लोग विकारी पढ़े हैं, अब अविकारी के बारे में नहीं करेंगे। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण या किसी भी प्रकार से विकार यानी परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी में क्या था? परिवर्तन आता था, और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी कहते हैं। देखिए विकारी में भी चार थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी में भी चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के भी चार प्रकार होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें विचार और उसमें विचार, कुल मिला के 8 होते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं हम विकारी के, वह आज आएगा, वे आज आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आज ही वो आएंगे। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं।